नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्ट होती चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 24 जुलाई के करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ, यूपीएससी का 25 जुलाई से हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चालू होने वाला है। ईपीएफओ का ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो आप लोग कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उसमें इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम पे आपका जो है ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी आप लोग जो है सर्च करके वहाँ पे ये फ्री जो हमारे चैनल हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो हम पेड पीडीएफ की जो है पिक्स भी अब फ्री में प्रोवाइड करते हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, पहला तो है आदर्श स्मारक स्कीम। ठीक, गवर्नमेंट की स्कीम है, आदर्श स्मारक है, कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, क्यों न्यूज़ में है, सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक, ये एक दवा है, एक एंटी बैक्टीरियल दवा है। उसको बोला गया है कि कोविड-19 के लिए अब इतनी ज़्यादा जो है ये लाभकारी प्रभावशाली नहीं है। ठीक, अगला है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक क्या चीज़ है। और चौथा टॉपिक है कि न्यू विंटेज पॉलिसी किससे संबंधित है, क्या चीज़ें हैं, क्या इसमें जो है चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखेंगे। साथ ही साथ भारत में भूल जाने का अधिकार, ठीक, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कौन से जो है सिलेबस के कौन से पार्ट से आएगा, सब कुछ इसमें बताऊँगा। ठीक, 24 जुलाई को जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो होते हैं आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे, और दूसरा है नेशनल थर्मल इंजीनियर डे। ठीक, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर डे आपका 24 जुलाई को होता है। पहला जो हमारा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर से, इसको आप जो है रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 1 में आएगा ये। ठीक, और इसमें देखिए क्यों अभी न्यूज़ में है ये आदर्श स्मारक योजना, क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में 3 मॉन्यूमेंट जो स्मारक हैं उनको आदर्श स्मारक स्कीम के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। और इसमें जो है क्या किया जाएगा, जो भी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, आदर्श स्मारक स्कीम के अंतर्गत, उनको एडिशनल कुछ एमिनिटीज़ दी जाती हैं। ठीक, ताकि वहाँ पे टूरिज़्म ज़्यादा फ्रेंडली हो सके, टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, सैलानी ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आए। ठीक, अब देखिए, जो प्रमुख बिंदु इसमें है कि 3 स्मारक वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। पहला है मॉन्यूमेंट जो स्मारक है नागार्जुनाकोंडा में। ठीक, डिस्ट्रिक्ट गुंटूर में है ये। आपका बुद्धिस्ट रिमेन्स आपके सलीहंडम में, ठीक, डिस्ट्रिक्ट श्रीकाकुलम में है ये। और वीरभद्र टेम्पल लेपाक्षी में जो है ये डिस्ट्रिक्ट अनंतपुरम में है। ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन तीनों के बारे में आप मान लीजिए ये स्कीम के भले ही एक बार को ना पूछे, लेकिन इन तीनों के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में आर्ट एंड कल्चर, इसका जो है आपको पृष्ठभूमि पढ़नी चाहिए, बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। अब इसमें एडिशनल हमें कुछ ना कुछ एमिनिटीज़ देनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि हमें इसमें टूरिज़्म बढ़ाना है यहाँ पर। तो क्या क्या देंगे, वाईफाई, कैफेटेरिया, ब्रेल साइनेज जो लोग देख सकते हैं, ठीक, तो वो लोग हाँ उसको फिर छू के फिर समझ सकते हैं क्या चीज़ें हैं। इंटरप्रिटेशन जो है आपका एल्यूमिनेशन, मतलब लाइट वाइट बढ़िया होगी वहाँ पर। और इसके अलावा जो है जो फोर्ट है गांडीकोंडा में, ठीक, जो फोर्ट है गांडीकोंडा में, इसको दूसरी एक स्कीम है एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम। ठीक, इसमें ये आपकी जो है मिनिस्ट्री टूरिज़्म के अंतर्गत है, टूरिज़्म मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, सॉरी, पीपीपी मोड में। ठीक, ये अलग स्कीम है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं जो कॉरपोरेट्स हैं वो किसी हेरिटेज को, स्मारक को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसको संचालन करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म की स्कीम है। ठीक, और आपकी जो ये वाली स्कीम है आदर्श स्मारक स्कीम, ये किसके अंतर्गत आती है अभी जानेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या है, जो 3 अभी ये जो स्मारक बनाए गए हैं आपके आंध्र प्रदेश के, यहाँ पे जो है संरक्षण किया जाएगा, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। ठीक, इन दोनों मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बता रखा है। कंजर्वेशन में कुछ कुछ चीज़ें यूज़ में लाई जाती हैं, लेकिन प्रिजर्वेशन में बिल्कुल अनटच्ड रखी जाती हैं कुछ जगहें।
ठीक, ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो पर्यावरण वहाँ का जो है उसका विकास करना है। और सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स जो होते हैं उनको जो है आपका एनुअल कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है, आवश्यकता अनुसार और प्राथमिकता पे उन लोग को जो है संरक्षित किया जाता है। ठीक, 135 जो है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं आपके आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे सारे आदर्श स्मारक की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल आंध्र प्रदेश में जो है सेंट्रली यानी केंद्र के द्वारा संरक्षित 135 साइट्स हैं। ध्यान रखना, अलग अलग क्या चीज़ें होती हैं वो भी मैं आप लोग को विशेषकर बताता रहता हूँ। ठीक, तो प्रोवाइड यहाँ पे भी एमिनिटीज़ और सब फैसिलिटी दी जाती है ताकि जो है टूरिज़्म बढ़े। ठीक, अभी आदर्श स्मारक जो स्कीम है जिसके बारे में बात हो रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम है। एडॉप्ट हेरिटेज किसकी स्कीम थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की स्कीम थी। ठीक, और ये जो आदर्श स्मारक स्कीम है 2014 में लॉन्च करी गई थी। इसमें एमिनिटीज़ को बढ़ाई जाती है। खास तौर पे ये ध्यान रखा जाता है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके लिए आसानी से वो लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकें, जैसे कि ब्रेल लिपि की अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी थी। और इस स्कीम के अंतर्गत, आदर्श स्मारक स्कीम के अंतर्गत 100 मॉन्यूमेंट्स जो है प्रोटेक्टेड हैं। किसके द्वारा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, और जो है इसमें सिविक एमिनिटीज़ को बढ़ाया जाता है, टॉयलेटरी और ये सब चीज़ें बढ़ाई जाती हैं। ठीक, टॉयलेट और ये सारी चीज़ें। उपरोक्त योजना के उद्देश्य क्या है? देखिए, जो भी अवशिष्ट है, ठीक, चाहे वो जल से संबंधित हो या फिर अवशिष्ट का जो है डिस्पोजल करना हो, आपका जल संचय प्रणाली यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना हो, स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वित करना हो, मॉन्यूमेंट्स को विजिटर फ्रेंडली बनाना हो, ठीक है ना, आपके फॉरनर्स आएँ, ऐसा तो नहीं वहाँ पे फ्रॉड कुछ चल रहा है, गाइड वाइड ठीक होने चाहिए। साथ ही साथ जो है वॉशरूम को अपग्रेड करिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए बढ़िया, आपका कैफेटेरिया, वाईफाई फैसिलिटी, ठीक है, ताकि वाईफाई इंटरनेट से जुड़ सकें। साइनेज, कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या है, ऑडियो वीडियो सेंटर भी यहाँ पर डालने चाहिए इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करने के लिए। और साथ ही साथ दिव्यांग भाई बहन हमारे जो हैं वो भी आसानी से जा सकें। ठीक, दिव्यांग भाई बहनों से कुछ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट जोड़े। एक तो सुगम भारत अभियान एक चलता है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, वो आपका दिव्यांगजनों से ही है। साथ ही साथ दिव्यांगजनों के लिए जो है जो आरक्षण है हमारे यहाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि 4% तक हमें, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं उनको 4% तक हमें आरक्षण देना ही देना है। कहाँ पर? आपका सार्वजनिक रोजगार में यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, साथ ही साथ आपका शैक्षिक संस्थानों में। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है ये 4% भले ही जो है 50% के ऊपर हो जाए तब भी कोई बात नहीं, आपको 4% देना ही देना है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वालों को। ठीक, और जो ये 50% वाली जो लिमिट रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से वाले केस में की थी आप लोग बताइए? ठीक, इंदिरा सोने वाले केस में करी थी। ठीक, अब मैंने ये बता दिया तो आप लोग को ये बताना है कि IR कहलो करके जो एक केस था सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो किससे संबंधित था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आपका है हेल्थ से संबंधित, आपका GS पेपर 2 के गवर्नेंस वाले हिस्से से ही आएगा। इसमें एजिथ्रोमाइसिन को ये कहा गया है कि अब जो कोविड-19 की जो थेरेपी में एजिथ्रोमाइसिन का ज़्यादा प्रभावशाली नहीं देखा जा रहा है। शुरुआत में देखा गया था, उसके अलग कारण थे, अब के अलग कारण है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अभी अब के अलग कारण इसलिए क्योंकि कई सारे जो है जगहों पे जो है आपका रिसर्च करी गई और देखा गया कि इतना ज़्यादा जो है प्रभावशाली नहीं है। कैसे किया गया सर्वे? देखिए, कई लोगों को, मान लीजिए 100 लोगों को इन्होंने क्या रखा कि 50 लोगों को बिना बताए, ठीक, एजिथ्रोमाइसिन दी और 50 लोगों को जो है प्लेसिबोज दिए गए। प्लेसिबोज क्या होते हैं कि ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी कोई भी प्रभावकारिता नहीं होती है, सिर्फ आपको लेकिन बताया नहीं जाएगा। आपके मान लीजिए पेन हो रहा है, ठीक, सर दर्द हो रहा है, या फिर मान लीजिए आपको बुखार है तो आपको एंटीबैक्टीरियल एजिथ्रोमाइसिन भी दिया गया और आपको प्लेसिबोज भी दिए गए। सिंपल सॉल्ट होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। और देखा गया कि दोनों लोगों को ही जो है समान तरीके से ही हुआ, तो ये माना जा सकता है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। बिना अगर बताए दिया जाए तो मानसिक रूप से भी लोगों को लगता है कि हाँ चलो अब दवाई खा ली है तो अब सही हो जाएंगे, तो वैसे भी सही हो जाएगा, ये वाली चीज़ है। ठीक, तो ये वाली आउट पेशेंट थेरेपी जो है ये पहले दिया जा रहा था एजिथ्रोमाइसिन, अब नहीं इसको इतना ज़्यादा जो है तवज्जो दिया रही। दूसरी चीज़ ये भी है, एजिथ्रोमाइसिन जो है आपकी एंटीबैक्टीरियल है, बात समझना। और कोविड जो है वो क्या है? वायरस है। तो क्या बैक्टीरिया को मारने वाली दवा क्या वायरस को मार सकती है? क्या नहीं मार सकती। ठीक, इसीलिए शुरुआत में क्या हुआ,
हाइड्रोक्लोरोक्विन करके जो है आपकी मलेरिया वाली ड्रग जो है वो दी जा रही थी, साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन दी आई थी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही थी हमें, गवर्नमेंट ने ये सोचा पहले, जब इसको, जब हमारी यहाँ ही नहीं, गवर्नमेंट जब बोल रहा हूँ तो मतलब इंडिया के बाहर भी हाइड्रोक्लोरोक्विन और आपका एजिथ्रोमाइसिन दोनों साथ में दी जाती थी, ताकि ये जो है आपका वायरस को निपटाए, ठीक, न्यूट्रलाइज करे, ख़त्म करे, और साथ ही साथ एजिथ्रोमाइसिन जो है मतलब कुछ ना कुछ जो है हमारी इम्यूनिटी जो है उसको और बूस्ट कर दे, कमज़ोर ना होने दे। इसके लिए है कि बैक्टीरिया हो जाए वो भी तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाए, इसलिए जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता था, हाइड्रोक्लोरोक्विन और आपकी जो है एजिथ्रोमाइसिन। ठीक, समझ में आ गई बात। आपका एजिथ्रोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन को देखती है, और जो मतलब हमारी सांस में जो ऐसी कुछ जैसे कई बार होता है लोगों को छींक आने लगती है, या फिर जो है कई बार खांसी और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है गले को ज़्यादातर जो है एजिथ्रोमाइसिन, आप लोगों ने किसी ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो गले में जो भी खराश और जो गले में वो हो जाता है ना बैक्टीरिया उसकी वजह से खांसी उसी आती है, उनको सही कर लेती है बहुत अच्छे से। ठीक, और कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट ने इस पर जो है वो देखा, तो उन्होंने अब ये पाया कि अब इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। नई जो फाइंडिंग आई है, नए निष्कर्ष निकाले गए हैं। अमेरिका में ये हुआ था, वहाँ पे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ये बताया है, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी कई सारे ने मिलके प्लेसिबोज भी दिए गए, और सेम उनके अंदर जो है वहीं जो है इम्पैक्ट आया जैसा कि एजिथ्रोमाइसिन पे था। तो इतना ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा एजिथ्रोमाइसिन का इफेक्ट देखा नहीं गया। इंडिया में आपका देखा जाए तो शुरुआती जब दिनों में, जब पिछले साल मार्च 2020 के बाद से जब चालू हुआ, तो शुरुआत में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि ठीक है, कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हमारे पास नहीं थी, तो हमने कोविड-19 से निपटने के लिए क्या किया, हाइड्रोक्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कॉम्बिनेशन में दिया एजिथ्रोमाइसिन के साथ में, ताकि जो बहुत ही गंभीर रूप से लोग जो है पीड़ित हैं, डिजीज़ हैं, उनको जो है फ़ायदा हो। अभी रणदीप गुलेरिया जी, आप लोगों ने इनको देखा हो, कई बार एम्स के डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी कहा था कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था कि यूज़ करें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन। उन्होंने कहा था कोई मतलब जो है इस तरीके से निष्कर्ष वाली एविडेंस, कोई साक्ष्य है ही नहीं कि भैया ये दोनों जो है अच्छा काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम कर रहा था आपका एंटीबायोटिक, ये एजिथ्रोमाइसिन, ठीक, ताकि इम्यूनिटी जो हमारी प्रतिरक्षात्मक प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको जो है बचाए रखे, मजबूत बनाए रखे, सिर्फ इसलिए था। कई सारी दवाइयाँ हम लोग ने खाई कोविड के टाइम पे, कोविड की सेकेंड लेयर के टाइम पे, जो हमारी सिर्फ लोग काढ़ा पीना सीख गए थे यार। अब देखो फिर से वही चीज़ है, मैं खुद नहीं पी पा रहा हूँ पहले, लेकिन उस समय सब कुछ किया था जब कोविड के टाइम पे, जब कोविड हो गया था तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवर यूज़, अच्छा एक चीज़ और भी बताई गई, अब एंटीबैक्टीरियल खाने से एक चीज़ ये भी होता है कि मान लीजिए कई लोग जो है ओवर खाने लगते हैं, तो वो भी गड़बड़ है। कई लोग जो है खाते हैं कुछ दिन, मान लीजिए बैक्टीरिया 100 थे, कुछ दिन खाई, कोर्स करना था 5 दिन का, उन्होंने 2 दिन खाई, उनको लगने लगा सही, बैक्टीरिया 100 से जो है 2 बच गए, ठीक, उन्होंने छोड़ दी, 3 दिन खाई नहीं। अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया 2 जो बचे, ये 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, और ये फिर से बढ़ जाएंगे और अपने आप को जो है म्यूटेट भी कर लेंगे, ठीक, आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली रूप से। और फिर अब जो ये बैक्टीरिया, जो एंटीबैक्टीरियल हम ये खा रहे थे, मेडिसिन खा रहे थे, सॉरी, एजिथ्रोमाइसिन, वो अब असर नहीं करेगी। तो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी देखा जा रहा है ओवर यूज़ ऑफ जो है एजिथ्रोमाइसिन की वजह से। ठीक, समझ में आ गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक से संबंधित। ये आपका आएगा जीएस पेपर 3 के डिफेंस या फिर सिक्योरिटी इश्यूज से। ठीक, मेंस का सिलेबस प्लीज अच्छे से रट डालो। मेंस और प्रीलिम्स का जो है सिलेबस सेम है, सिर्फ एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के। तो सारी चीज़ें आप अगर तैयारी मेंस के लिए कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, एक ही बात है। ठीक, ये समझिएगा। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। अब यहाँ पे एक नया बिल लाया गया है, यानी कि विधेयक लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? लोकसभा में लाया गया आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस के जो है अजय भट्ट, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इन लोकसभा। अब देखिए यहाँ पे जो पृष्ठभूमि है या फिर बैकग्राउंड है वो समझ लेते हैं। क्या हुआ कि अभी सरकार ने ये बोला कि जितने भी हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं 41, ठीक, उनको हम निगमीकरण करेंगे, यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन कर देंगे। ठीक, तो इसकी वजह से क्या हुआ, करीबन 70,000 लोग जो इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक, और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो होती हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती हैं। तो अब इनको ये लगा, जो 70,000 लोग हैं, कि भैया ये निगमीकरण हो जाएगा तो हमारी जो सर्विसेज की कंडीशंस हैं,
समझना, जो सेवा करने की जो कंडीशंस हैं और जो शर्तें हैं, और साथ ही साथ जो हमारा पेंशन हमें मिलना चाहिए था, इन सब में निगमीकरण होने के बाद में आ जाएगा चेंज। अब चेंज आएगा तो चेंज ना आए, हमारे जो है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा जो है इनको लग रहा था, जो भी जो कार्यरत है यहाँ पे 70,000 लोग। तो इन्होंने कहा कि हम इनडेफिनिट हड़ताल पे बैठेंगे, कोई टाइम सीमा नहीं, कुछ नहीं, हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो अब सरकार को लगा यार हड़ताल पे बैठ जाओगे तो आप ये सिक्योरिटी, अब ये जो डिफेंस के ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं, ये डिफेंस की कई सारी आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक, शस्त्र और ये सब जो है बनाती हैं, उसके जो है आपकी एम्यूनिशन बनाती हैं। तो सिक्योरिटी को जो है खतरा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक। तो जब ये लोग काम नहीं करेंगे सिक्योरिटी, हो सकता है कुछ लोग जो है जाके बाकी जो लोग हैं जो देश के खिलाफ, हमारे इंडिया के खिलाफ जो है कार्य करते हैं, हो सकता है कुछ लोग उनको लुभावना कुछ अवसर देके भारत के खिलाफ कोई साजिश कर दें। तो कुल मिला के जो है सिक्योरिटी को कोई हानि ना पहुंचे भारत की। तो अब क्या किया, इससे निपटने के लिए, इंडेफिनिट स्ट्राइक से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये सोचा कि हम एक एसेंशियल, जैसे कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट होता है, जिसमें कि आपका हेल्थ वाले जो वर्कर्स हैं, एजुकेशन वाले जो वर्कर्स हैं, आपके जो ट्रांसपोर्ट वाले जो वर्कर्स हैं, इन सबको स्ट्राइक पे नहीं जाने दिया जाता है, ठीक। वैसे ही अगर आप देखो इंटरलिंक करके, तो एसेंशियल कम्युनिटीज जो कोविड के टाइम पे कहा गया था ना कि भाई साहब खाने पीने की चीज़ें जो हैं ये आप जाके ले सकते हो, भाई कोविड से नहीं तो अगर खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी तो भूख से मर जाएगा आदमी। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी, ठीक उसी तरीके से अगर आप समझो, तो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल लाया गया। तो जो लोग, जो ये 70,000 लोग ऐसे डिफेंस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को जो है स्ट्राइक करने का मौका या फिर जो है इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब ये कानून बना दिया जाए। अब कानून बनाया जा रहा है तो उसमें भी बनाया जाएगा कि अगर लोग करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। अब ये कितना ज़्यादा लोग, कौन मानता है कौन नहीं मानेगा, क्या चीज़ें होंगी, ये बात की बात है। बस जो यहाँ पे जो इशू है और जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको यहाँ पे जो है क्लियरली बता दिया है, ठीक। तो ये चीज़ है, और इसमें यही है कि आपका जो है प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, इन सबको नुकसान ना पहुँचे और जो है आसानी से सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुँचे, इसके लिए यारी सारी चीज़ें करी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक। और हमारा जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही होता है कि हम सेल्फ रिलायंट होते हैं, हम खुद से सारे आर्म्स एम्यूनिशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो है किसी और पे जो है कोई भी डिपेंडेंसी ना रहे, ठीक। बिल जो है हमारा कोई भी वर्क को नहीं रोक सकता है अपने अनुसार, और जो है जो भी प्रोडक्शन और डिफेंस है, गुड्स हैं, इनको कोई प्रोडक्शन पे, उत्पादन पे कोई वो ना हो। पहली बात तो यह है कि प्रोडक्शन पे कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि इसी बिल की बात बता रहा हूँ, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है, संचालन और रख रखाव जो है, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, मेंटेनेंस और रिपेयर कोई चीज़ होनी है तो उस पर भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ये एसेंशियल सर्विसेज, जो लोग भी इसमें काम करते हैं, उनको जो है इजाज़त नहीं होगी कि वो जाके इनडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठें, ठीक। अब गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी वो मैंने आप लोग बता दिया कि यहाँ पे जो है इसका निजीकरण, ये निगमीकरण होना था। इसकी वजह से लोग को लगा कि भैया स्ट्राइक कर देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब ये वाला बिल आ चुका है, ठीक। 26 जुलाई को ये चीज़ अभी बोली गई थी, और ये 30 जून को जो है आपका, इससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब तक जो है बिल नहीं लाए थे, क्योंकि लोकसभा चल नहीं रही थी, संसद चल नहीं रही थी, तब तक अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया था, जो कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत लाते हैं। जो राज्यपाल होते हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लाते हैं, इसी को थोड़ा चेंज कर दो, 213 हो जाएगा। ये ट्रिक है छोटी सी याद करने के लिए, आपका राज्यपाल जो अध्यादेश लाते हैं, ठीक। और किसको इफेक्ट पड़ेगा, 70,000 लोग जो हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। उनको लग रहा था कि उनकी जो सर्विस की कंडीशंस हैं, सेवा की शर्तें हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने बोला कि बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट उनको था, तो इसलिए उन्होंने इनडेफिनिट स्ट्राइक की जो है घोषणा कर दी, और ये जो है चीज़ ठीक से गवर्नमेंट को लगी नहीं, ठीक। तो ये चीज़ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है डिफेंस का प्रोडक्शन करता है, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, 1712 में फाउंड हुआ था, ठीक। और ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इजी सा है, नई विंटेज वाहन नीति लाई गई है। अब देखिए, ये आपका आएगा जीएस पेपर जो है आपका 2 में भी आ सकता है और जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है, इकोनॉमी, ठीक। तो इसमें नीति ये बनाई गई है कि किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने बनाई है। विंटेज कार कौन सी होती है, आपने देखा होगा, पुरानी रोल्स रॉयस हो गई, बड़ी अच्छी अच्छी कार्स होती हैं।
तो यहाँ पे इस पॉलिसी नीति में उन्होंने ये कहा है कि 50 साल पुरानी जो इस तरीके की कार हैं वो अगर अपना पंजीकरण फिर से कराना चाहते हैं या फिर नया पंजीकरण कराना चाहते हैं, एक होता है फिर से पहले से पंजीकरण हो रखा था, ठीक, अब क्योंकि जो भारत में नीति है आपका जो है व्हीकल संबंधित वो 15 साल में तो स्क्रैप हो जाती है ज़्यादातर, ठीक, तो 15 अगर डीजल है तो 15 साल में स्क्रैप हो जाएगी, आपका पेट्रोल है तो 20 साल में स्क्रैप हो जाएगी। यहाँ पे 50 साल के ऊपर की गाड़ियों की बात हो रही, तो उनका फिर से पंजीकरण करना है या फिर नया पंजीकरण कभी करना है, तो उस केस में कैसे क्या होगा वो इस पॉलिसी में बताया गया है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई भी चेंज बहुत बड़े लेवल पे किया ना गया हो, मतलब अगर सिंपल और एक मतलब हास्यास्पद टाइप का अगर व्यंग्यात्मक रूप से अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ तो किसी ने स्प्लेंडर खरीद के उसको हायाबुसा बनाने की कोशिश ना करी हो तभी इस तरीके की जो है कुछ जो कार, मान लीजिए किसी ने मारुति 800 ली और उसको जो है रोल्स रॉयस बनाने की कोशिश करी हो, तो इस तरीके को नहीं दिया जाएगा, उन लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा अंडर द विंटेज जो है पॉलिसी। और इसमें एक चीज़ कही गई है, कई लोग ऐसे विंटेज जो है कार्स रखते हैं, तो वो रखते इसलिए हैं क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है, उनके साथ भावनात्मक जो है लगाव होता है, तो उसको भी ध्यान रख के ये नीति बनाई गई है। ठीक, नवंबर 2020 में जो है ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट ने इसका एक मसौदा तैयार किया गया था, अब इसको जो है लागू कर रहे हैं। जितने भी 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर दोनों ही 50 साल से ज़्यादा उनके लिए है, तो उनको अभी अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंज उनके अंतर्गत महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है तो उनको विंटेज मोटर व्हीकल बोला जाएगा। और उसके कई सारे जो प्रावधान हैं इसमें नए पंजीकरण के नियम लागू किए गए हैं। VA सीरीज़, यूनिक VA सीरीज़ करी जाएगी जो विंटेज कार्स के लिए या फिर बाइक्स के लिए होगा। ठीक, और नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हो। फॉर्म 20 के अंतर्गत बिल ऑफ एंट्री, पॉलिसी, फीस, ये सब कुछ बताया जाएगा। ओल्ड RC अगर है तो उसको भी जो है आपका रखा जा सकता है। ठीक, फॉर्म नंबर 23A आपको विद इन 60 डेज जो है स्टेट की जो भी रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको देना होगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। नए रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स होंगे वो सेज व्हीकल जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो अपना ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मार्क को रख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका यही है कि भैया जो कई लोग हैं ओल्ड व्हीकल को जो है विरासत के तरीके से देखते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, संरक्षण किया जाए, उनका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन जो है आसानी से हो जाए। इमोशनल अटैचमेंट कई लोग को है अपनी क्लासिक कार्स पे ओल्ड व्हीकल से, तो उसको भी बचाया जा सके, ये चीज़ है। लेकिन इमोशनल आप देखिए, कोई कार आजकल है, आईफोन लेना है आजकल, तो इस सब के पीछे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS पेपर 4 की वजह से इसको कहते हैं मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद। इसमें क्या होता है कि लोग जो है ये इन सब चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं। आईफोन लेना है, नई कार लेनी है, बड़ी कार लेनी है, इन्वायरमेंट को क्या कर रही है या फिर उनकी खुद की क्या ज़रूरत है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो मटेरियलिज्म है आपका, उपभोक्तावाद है यानी कंज्यूमरिज्म है। इन सब की वजह से कई बार ये देखा गया है कि घर में बच्चा बोल रहा है कि पापा चाहिए आईफोन, अब पापा क्या कर रहे हैं, उनकी सैलरी तो अगर गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भैया वो बहुत कम है, तो वो क्या करते हैं, करप्शन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, यही सब होता है इंटरलिंकिंग करना। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया। अब ये किसने किया है ये सब तो खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन राइट टू बी फॉरगेटन क्या चीज़ है, और ये GS पेपर 2 के पॉलिटी वाले में आएगा। ठीक, तो देखिए आशुतोष कौशिक जी ये एक मतलब व्यक्ति हैं जो कि बिग बॉस में और MTV रोडीज़ को जीत चुके हैं। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि यार हमारे कुछ पीछे वीडियो और फोटोग्राफ पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, अब मैं चाहता हूं कि वो हटा दिए जाएं अंडर राइट टू बी फॉरगेटन, यानी कि भूल जाने के अधिकार के अंतर्गत। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है, लेकिन ये चीज़ ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन में हो रखी है 2018 से, उसका भी केस बताऊंगा। इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये जीत तो ये सारी चीज़ें गए थे, लेकिन ये एक बार क्या हुआ कि नशे की हालत में महाराष्ट्र में पकड़ लिए गए थे और वहाँ पे फिर उनको 1 दिन की जेल वेल हुई थी और जो है कुछ जुर्माना भी लगाया गया था। तो उनको लग रहा था कि इनकी पर्सनल जो चीज़ें थी, पर्सनल लाइफ जो थी, और उसको जो है वो उजागर हो गई, इंटरनेट पे आ गई, और अब ये कह रहे हैं कि राइट टू बी फॉरगेटन मेरा जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, जो कि राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ और तो उसमें क्या है आपका, जो अभी पुट्टू स्वामी केस के बाद में निजता का अधिकार आ गया था, यानी कि राइट टू प्राइवेसी।
ठीक, तो उसके अंतर्गत ही आपका राइट टू बी फॉरगेटन भी आता है। मेरी पर्सनल चीज़ें इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मतलब इंटरनेट से सब जगह से उसको वाइप आउट कर दिया जाए, ताकि जो मैं रोज़ मतलब मेंटल जो है मेरा पीस बिगड़ता रहता है इन सब चीज़ों को देखकर, और आने वाली जनरेशन भी मुझे इस तरीके से देखेंगी या फिर इस तरीके से जानेंगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि राइट टू बी फॉरगेटन, जो कि राइट टू बी प्रिवेसी, जो कि आर्टिकल नंबर 20, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है, तो उसको हटा दिया जाए। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर पूरी बोली है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए जो है कौशिक जी ने यही बोला कि जो साइकोलॉजिकल पेन इनको बहुत हो रहा है, मनोवैज्ञानिक दर्द हो रहा है, छोटे मोटे कर्त्यों के तरीके की वजह से जो है ऑनलाइन मेरे खिलाफ जो है जो चीज़ें रखी हुई हैं, अभी भी ऑनलाइन कोई सर्च करता तो उसको मिल जाता है। ये ठीक नहीं है, पब्लिक नॉलेज में चली गई मेरी जो है पर्सनल चीज़ें, और मैं चाहता हूँ कि आपको इसको जो है हटवा दें। ठीक, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। आर्टिकल नंबर 21 जो है भारतीय संविधान का, वो ये बताता है कि राइट टू बी फॉरगेटन जो है आपका, ये वैसे तो रेलेवेंट है, एक्सट्रीमली रेलेवेंट है, ऐसा इन्होंने कौशिक जी ने बोला है। ठीक, और इन्होंने ये भी कहा है, वही चीज़ बताइए कि ड्रंकन ड्राइव में ये पकड़े गए थे। साथ ही साथ देखिए ये राइट टू बी फॉरगेटन अगर भारतीय संदर्भ में आप देखो तो एक जो है बिल आने वाला है अभी, ये जो है विधेयक है, अभी एक्ट नहीं बना है, कानून नहीं बना है, जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ध्यान से सुनिए, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ही अंतर्गत जो है राइट टू बी फॉरगेटन का जो है इसके अंदर प्रावधान है, लेकिन ये अभी विधेयक है, अभी बिल है, अभी कानून बना नहीं है। ठीक, तो अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत जो है आपका राइट, इसका जो है राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत राइट टू बी फॉरगेटन की बात कही गई है। 2017 में राइट टू बी प्राइवेसी जो है हमारा पुट्टू स्वामी केस के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और कोर्ट ने तब ये भी कहा है कि आपका राइट टू प्राइवेसी जो है प्रोटेक्टेड है हमारा राइट टू लाइफ, और मतलब आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत। ठीक, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग है आपका राइट टू प्राइवेसी। ठीक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है हमारा, जो अभी बिल है, विधेयक है, अभी कानून नहीं बना, ये 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में लाया गया था, और इसके अभी कई सारे प्रोविजंस हैं जो पर्सनल डाटा जो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का होता है व्यक्तिगत रूप से, उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल की बात करी जा रही है। क्लॉज नंबर 20 चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत, इसी बिल के अंतर्गत राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल की बात करी जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि राइट टू बी फॉरगेटन एक अधिकार है। डेटा प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पे कौशिक जी थे, इनका ये अधिकार है कि इनसे संबंधित कोई अगर इस तरीके का जो है तो उसको जो है भुला दिया जाए इंटरनेट से, ये बात कही गई है। ठीक, डेटा फिड्यूशरी है मतलब खुद से इनसे संबंधित हो। डेटा फिड्यूशरी मतलब यह है कि जो भी कोई आपका स्टेट है, मतलब सरकार हो गई, कंपनी हो गई, आपका कोई न्यायिक संस्था हो गई, रजिस्ट्रिक एंटिटी हो गई, इकाई हो गई, इंडिविजुअल हो गया, या फिर उससे कोई जुड़ा हो गया, तो उनको ये लगता है कि उनका कोई पर्सनल डेटा है जो मतलब उनको लगता है कि हटना चाहिए, तो डेटा फिड्यूशरी के अंतर्गत आपका डेटा प्रिंसिपल के अंतर्गत आपका राइट टू बी फॉरगेटन का आपको अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब ये विधेयक कानून बन जाएगा। क्या अन्य देशों में भी इस अधिकार को मान्यता दी गई है? देखिए यूरोपियन यूनियन में आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये स्पेनिश कोर्ट ने 2014 में एक केस भेज दिया था। आपका क्या केस था कि सेंट्रल राइट टू बी फॉरगेटन के लिए एक व्यक्ति था, मारियो कोस्तेजा गोंजालेस। इन्होंने गूगल सर्च रिजल्ट पे क्या हुआ था, इनका घर जो है नीलाम हो रहा था। ठीक, उसका नोटिस जो है वो कहने लगे कि यार आज तक आता है, और मैंने तो ये नीलामी का जो चीज़ें थी वो सब सेटलमेंट कर ली थी। मान लीजिए किसी ने लोन लिया, ठीक, और लोन नहीं निपटा पा रहे भैया, नहीं दे पा रहे वापस, तो जो है बैंक ने कर दिया कि हम इनको नीलाम कर रहे हैं इनके घर को। तो ये मारियो कोस्तेजा गोंजालेस ने ये कहा कि यार गूगल सर्च में आज तक ये चीज़ आ रही है ऑक्शन नोटिस की, जबकि मैं तो उसको निपटा चुका हूँ, तो ये क्यों गूगल पे, और मेरे खिलाफ जो है ये गलत जो है धारणा एक पैदा हो रही है। तो मुझे राइट टू बी फॉरगेटन वाली चीज़ जो है ये करना चाहिए। और फिर स्पेन ने जो है भेज दिया था कोर्ट ऑफ जस्टिस यूरोपियन यूनियन के पास में कि इस पे भैया कुछ जजमेंट दो। तो उन्होंने फिर यूरोपियन यूनियन ने ये पाया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये भैया इनकी प्राइवेसी के खिलाफ है, और इन्होंने जो है फिर राइट टू बी फॉरगेटन वाली चीज़ जो है किसी व्यक्ति को जो है ये सशक्त बनाया कि वो कह सकता है ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि यहाँ पे गूगल से इन्होंने कहा कि भैया वाली चीज़ें आप अपने सर्च से हटाओ, तो हटाया गया। और
फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जो है इससे रिलेटेड एक रेगुलेशन वीएनएमएन भी बना दिया, जिसका नाम है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल। ठीक, ये लॉ पास किया गया 18 मेंबर जो ब्लॉक है वो यूरोपियन यूनियन 2018 में। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो है ना, ये कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए कोई आपका अगर यूके से कुछ भेज रहा है ना सामान, मतलब कोई यूके से तो नहीं अब, लेकिन बाकी जो और भी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन से, अगर कोई भी जो है मटेरियल वो डिजिटल फॉर्मेट में भेजा जाता है, इंडिया में भी भेजा जाए, तब भी ये लागू होता है। क्यों? आपका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में ये भी इसी की तर्ज पे बनाया गया है, हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल इसी की तरफ से बनाया गया। तो उसमें यही चीज़ है कि कुछ दिन तक हमें स्टोर करना पड़ेगा डेटा, अगर ज़रूरत पड़े तो उसको मैं जो है डिलीट भी करना पड़ेगा, उसको सरकार मांग भी सकती है अगर सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका GDPR करके जो है इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। और इसी साथ में हम लोग आ गए अपने जो है फेवरेट सेक्शन, जिसका नाम है कॉमन का SPSS में प्रीलिम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। ट्रिक्स और मेथड क्या क्या है, एलिमिनेशन मेथड, उन सबको देखते हुए आकाश NG मिसाइल से संबंधित कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? आकाश NG जो है मतलब न्यू जनरेशन है क्या सरफेस टू एयर मिसाइल का? क्या ये सही है कि ये नई जनरेशन इसको बताता है और सतह से हवा में मार करने वाली है? स्टेटमेंट सही है कि नहीं गलत सही है, बताइए। ठीक, अगर पहला वाला गलत हो गया तो बढ़िया हो जाएगा, B आंसर हो जाएगा। लेकिन देखते हैं आगे, ये नया वर्जन है आकाश मिसाइल का जो कि स्ट्राइक कर सकता है 60 किलोमीटर दूर तक, और इसकी स्पीड जो है माक 2.5 से तक हो सकती है। ठीक, और इसको इसरो ने बनाया है, तो बस समझ में आ गया। इसरो तो करता ही नहीं है, DRDO करता है ये सारे काम मिसाइल वाले, इसरो तो जो है स्पेस के लिए काम करता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछा गया था, और तो फिर उस केस में जो है आपका B C D गलत हो जाएगा, A आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, DRDO का जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने हैदराबाद में जो है उसने जो है आपका सहयोग करते हुए DRDO के साथ में बनाया है। ये नया वर्जन है और इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज़ किया गया है, रैमजेट को हटा दिया गया, इतना ध्यान रखना। ठीक, तो इसका मैंने थोड़ा सा इलस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग ऐसे देखो, आंसर लिखते समय ऐसे दिखा सकते हो, इसको ब्रैकेट में कर दो और इसको ऐसे यहाँ पे फिगर लिखो, फिगर 1 आकाश NG। ठीक, ऐसे करके आप लोग दिखाओगे, अच्छा लगता है। 60 किलोमीटर तक की रेंज है, यह सरफेस टू एयर में मार कर सकता है और 2.5 मार्क तक जा सकता है। अच्छा, इसमें मैक जो लिखा हुआ है MACH, ये किस चीज़ को बताता है, कमेंट करके बताइए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है स्वदेश दर्शन स्कीम, आज हम लोगों ने कौन सी पढ़ी? आपका जो है आदर्श स्मारक स्कीम पढ़ी, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम पढ़ी, और ये अब आ गई स्वदेश दर्शन स्कीम। कितने सारे टॉपिक आज हम लोग देखिए सब कवर कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, रोज इसको देखना। ठीक, देखिए तो इससे ट्रू पूछा गया है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर मैंने आप लोग बताया कि 100% जो है केंद्र के द्वारा इसमें दी जाती है, फंडिंग करी जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसमें थीम बेस्ड सर्किट होते हैं, जैसे रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, इसी तरीके से। तो 2014-15 में लॉन्च किया गया था। बताइए इसमें 3, देखिए अब इसमें आपको जो है 4 चीज़ें चेक करनी थी इस वाले सेंटेंस में। मैं आपको ये ऐसा तैयार कर रहा हूँ कि एग्जाम में आप लोग क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पहले यहाँ चेक करो, सेंट्रल ध्यान से सोच, पढ़ते समय सोचा होगा आपने कि हाँ सेंट्रल सेक्टर है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, हाँ ठीक है। थीम बेस्ड है, हाँ ठीक है। 2014-15 में हुई थी, हाँ ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही या गलत आप बता सकते हो। दूसरा ये कह रहा है 100% सेंट्रली फंडेड है, क्योंकि अगर ये सेक्टर आपको पता है तो आप ये भी इसको कर लोगे। ठीक, और ये जो है कन्वर्जेंस है कई सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का, तो आप ये देखोगे, अच्छा ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो है एक इको सर्किट को जो है आइडेंटिफाई किया है आपका एज वन ऑफ द 15 थीमेटिक सर्किट। मैं आप लोग से कमेंट करके ये जानना चाहूँगा कि ये 15 सर्किट कौन कौन से हैं और इको सर्किट किससे संबंधित है स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत। तो आपने अगर ये वाली चीज़ें पढ़ ली तो 15 की 15 आर्ट एंड कल्चर में अगर मान लीजिए कहीं से पूछ भी लिया तब भी आप आसानी से कर लोगे। तो इको सर्किट को भी अभी इसमें किया गया है। यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट सही है। और आपका जो ये स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उद्यम है। और इसमें जो है कई सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, कौशल इंडिया और जो है मेक इन इंडिया, इन सबको जोड़कर और आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट करते हुए इस स्कीम को बढ़ाया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया? तो कैसा लगा आप लोग को आज का ये वाला सेशन? और आज के लिए जो आप लोग के लिए जो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो ये आप लोग को साफ दिख रहा है ना? अगर ना दिख रहा तो बताइएगा। देखिए 24 जुलाई का
क्वेश्चन नंबर 69 डेली यूपीएससी मेन जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज राइट टू बी फॉरगेटन। जो मैंने पढ़ाया वही मैं पूछ रहा हूँ, कंटेंट आपके पास है, खाली इसको प्रेजेंट करना अच्छे से, लेकिन कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। मैं एक चीज़ आपको इजी दूंगा, दूसरी चीज़ आपको चाहूँगा कि आपने कितना समझा है ये भी समझ में आ सके, ठीक, और अपने आप को आप टेस्ट भी कर सकें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्हाट इज़ राइट टू बी फॉरगेटन आराम से आप लिख लोगे। इसका भारत में लीगल स्टेटस अभी क्या है ये भी आसानी से आप लिख लोगे, बता देना, डेटा प्रोटेक्शन बिल वाला, ठीक। कैसे कोई प्रेजेंट करेगा, फ्लो चार्ट बनाएगा, डायग्राम बनाएगा, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट नाउ। आप 69 दिन हो चुके हैं, 2 महीने ज़्यादा हो चुके हैं, अगर आप लगातार लिख रहे हैं तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आंसर इंप्रूवमेंट इसी तरीके से होता है। और लेकिन तीसरा वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि क्या इज इट पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, कि इसको राइट टू बी फॉरगेटन को इम्प्लीमेंट करना, क्या आज के इंटरनेट युग में ये संभव है। तो ये वाली चीज़ में आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छा सा आंसर लिखना पड़ेगा। आज का सेशन अगर आप लोग को पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिए, लाइक का बटन तोड़िए और शेयर सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ, EPFO और UPSC का हमारे पेड ग्रुप चालू हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।